DED एकेडमी एक फ्री एजुकेशनल चैनल है जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों की सहायता करना है जिनके पास समय या संसाधनों की कमी है, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं और अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ऐसे छात्रों को एक ऐसा मंच प्रदान करना चाहते हैं जहां सभी लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, सशक्त बने और जीवन में आगे बढ़कर समाज को और बेहतर बना सकें। यही हमारी इस राष्ट्र देवता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका DNK एकेडमी में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर DNK एकेडमी। और आज के हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे संवैधानिक इतिहास की, और ये संवैधानिक इतिहास का पार्ट 1 है। संवैधानिक इतिहास को 2 से 3 पार्टों के अंदर में हम पूरा करेंगे और इसको समझेंगे कि किस तरह से जो संविधान का जो इतिहास है वो किस तरह से संविधान के बनने में उसने क्या सहयोग किया, उसके क्या प्रावधान थे और किस तरह से उसने जो हमारा संविधान थे उसको अफेक्ट किया है। अब ये जो हमारा वीडियो होगा ये आपके लिए IAS के लिए, PCS के लिए और जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला है, क्योंकि काफ़ी डिटेल में जाके हमने इन चीज़ों को समझाया है ताकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत के अंदर अगर हम बात करें सांवैधानिक इतिहास की, तो भारत की, क्योंकि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से भारत रहा है और जैसा किसी भी देश में होता आया है, मानव सभ्यता में विशेषकर जो होता आया है कि मानव सभ्यता की शुरुआत में जो राज व्यवस्था रही है उससे भी पहले, अगर राज व्यवस्था से भी पहले हम जाएं तो रही है, वहाँ पर एक कबीलाई टाइप की व्यवस्था थी। कबीले होते थे, उसका एक सरदार होता था और जो कबीला सरदार कहता था वही कानून होता था, वही नियम होता था और उसी को पूरा कबीला फॉलो करता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे राजतंत्र पनपे, छोटे छोटे राजे रजवाड़े बने, फिर उनका आकार बढ़ता गया। तो मौर्य काल जैसे और गुप्त काल जैसे बड़ी बड़ी डायनेस्टी, बड़े बड़े राज व्यवस्थाएँ पनपी। फिर समय बीतता गया और फिर जब मध्यकाल के बाद भारत के अंदर यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ तो उस समय एक नई तरह की व्यवस्था को हमने देखा। चूंकि भारत पर इंग्लैंड के द्वारा 200 साल लगभग शासन किया गया, तो वहाँ की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जब भारत आई उसने किस तरह से यहाँ चीज़ें की, और क्योंकि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है तो ब्रिटेन का पड़ा है। तो हम ये पूरा समझेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में ब्रिटेन का क्या प्रभाव रहा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी की, क्योंकि भारत में ब्रिटेन के शासन की शुरुआत जो की थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी। 1599 31 दिसंबर की रात यानी कि 1600 में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है इंग्लैंड के अंदर, और वहां से इंग्लैंड की महारानी जो थी उनके द्वारा अनुमति दी जाती है भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की। 20 सालों के लिए कंपनी को अनुमति दे दी जाती है कि आप चाहें जाएं और वहां पर व्यापार करें। तो ये तो बात हुई। अब 1600 से लेके 1700 तक की अवधि की बात करते हैं। देखिए, 1600 से लेके 1700 तक, 1757 तक की जो अवधि थी वो एक कंपनी ने व्यापारिक कंपनी की तरह बिताया, लगभग ये 150 साल। उनका उद्देश्य सिर्फ था व्यापार करें और मुनाफा कमाएं, उसके अलावा वो और किसी चीज का उनका उद्देश्य नहीं था। लेकिन जब उन्होंने तत्कालीन भारत की स्थितियों को देखा तो उन्होंने देखा कि यहाँ के राजा महाराजाओं में को अगर हम डोमिनेट कर लें और यदि हम राजनीतिक शक्ति और प्राप्त कर लें तो हमारा जो मुनाफा है वो कई गुना बढ़ सकता है। बस इसी को लेके धीरे धीरे उन्होंने पैर जमाने शुरू किए। और पहला, और हालांकि शुरुआत बहुत पहले इन्हें कर दी थी 1700 के आसपास से, लेकिन जो पहला जो इनका मजबूत पैर जमा, जो मजबूती की बात आई वो होता है 1757 के अंदर, जब प्लासी का युद्ध हुआ। देखिए, प्लासी का युद्ध जो हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। तो बंगाल का नवाब जो थे सिराजुद्दौला, वो इसके अंदर हार गए थे, और जब वो हारे तो फिर जो 1757 के बाद कंपनी का जो शासन था भारत के अंदर वो एक तरह से इस्टेब्लिशमेंट थी, एक तरह से उनका यहाँ पर पैर जमाना था। हालांकि अभी भी उन्होंने शासन में डायरेक्ट वो नहीं आए। उन्होंने, जो मीर कासिम था
मीर कासिम को अपना प्रतिनिधि बना दिया और उससे शासन करवाने लगे। लेकिन अब क्या होता है कि जो मीर कासिम था वो कठपुतली टाइप का था, और कुछ समय के बाद 1764 के अंदर एक और इनका युद्ध होता है। 1764 में मुगल बादशाह एक तरफ, देखिए एक तरफ तीन त्रिकोणीय संघर्ष होता है। त्रिकोणीय संघर्ष से मतलब एक तरफ 3 लोगों की टीम होती है, एक तरफ अंग्रेज अकेले होते हैं। एक तरफ है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, साथ में है अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मीर जाफर। ये 3 लोग मिलकर अंग्रेजों से युद्ध किया 1764, जिसको जाना जाता है बक्सर के युद्ध के नाम से। देखिए ये जो युद्ध था ये सबसे बड़ा निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई, और अंग्रेजों की विजय होने के बाद सबसे बड़ी शक्ति भारत की बन गए अंग्रेज, क्योंकि मुगलों को परास्त कर दिया, अवध के नवाब को परास्त कर दिया और बंगाल को परास्त कर दिया। तो इस तरह से सबसे बड़ी शक्ति बन के जो उभरे वो अंग्रेज भारत के अंदर सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरते हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है कंपनी के राजनीतिक शासन की भारत के अंदर, और सन 1757 से लेकर फिर ये 1857 तक कंपनी का शासन जाता है, क्योंकि 1857 में क्रांति होती है और 1858 के बाद से लेकर फिर भारत के अंदर ब्रिटिश क्राउन का जो है सीधा हस्तक्षेप हो जाता है। तो 1857 से लेकर तो 1947 तक ब्रिटिश क्राउन यहाँ पर राज करता। तो मतलब 3 स्टेजेस हैं भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की। पहली एक व्यापारिक कंपनी के रूप में, फिर एक शासक के रूप में, और फिर जो 1857 के बाद कंपनी समाप्त हो जाती है, और फिर ब्रिटेन की जो संसद होती है वो सीधे आ जाती है सामने। तो ये 3 स्टेज में बात करेंगे। आज का जो वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे सन 1757 के बाद से लेकर 1857 के बीच में जो एक्ट आए, अधिनियम आए, उनकी बात करेंगे। देखिए इस समय के जो अधिनियम आए थे, ये जो सारे के सारे अधिनियम थे, ये ब्रिटिश संसद लेके आ रही है। ब्रिटिश में जो संसद है वो लेके आ रही है, और ये भारत के लिए ना होकर उस कंपनी के लिए, ध्यान दीजिएगा, ये भारत के लिए नहीं है, ये कंपनी के लिए। हालांकि लागू भारत में होंगे, लेकिन इनका उद्देश्य जो है वो कंपनी को रेगुलेट करना है, कंपनी को नियंत्रण के अंदर लाना है। और फिर भारत के लिए तो कंपनी अलग से जो कानून वगैरह बनाती है वो कंपनी का काम है, जो गवर्नर जनरल है उसका काम है वो भारत के लिए कानून बनाए। तो आज हम भारत के उन्हीं कानूनों की बात करेंगे जो 1757 से लेकर तो 1857 से पहले यानी 1853 तक जो कानून आए उनकी हम बात करेंगे। और इनको कहा गया राजलेख, इनको कहा गया राजलेख या चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट। और उसके बाद ये 1858-57-53 के बाद जो कानून आए उनको कहा गया अधिनियम, इनको अधिनियम कहा गया, या भारत शासन अधिनियम के नाम से इनको जाना गया, भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम के नाम से। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला जो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर जमा लिए हैं, 1764 का युद्ध जीत लिया, बंगाल के ऊपर शासन कर लिया, और कंपनी अब जो सिनेरियो जो बन रहा है, कंपनी भारत के अंदर सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभर रही है। तो क्या हुआ, महसूस ये हुआ इंग्लैंड में जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, कि भाई एक कंपनी हमारे यहाँ की कंपनी है, भारत के अंदर इसका शासन जमा है, तो क्यों ना उसका फ़ायदा हमें भी मिले। तो उन्होंने क्या काम किया, क्योंकि ये वहाँ से अनुमति लेके आए थे वहाँ की महारानी से, इसलिए इन पे नियंत्रण बनाने के लिए क्या किया, ये जो था भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था, क्योंकि चाहते थे कि अब इसको और नियमित करें ताकि उसका फ़ायदा हमें भी मिले, यानी ब्रिटेन को भी उसका फायदा चाहिए था। अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। संसदीय नियंत्रण मतलब जो ब्रिटेन की संसद थी उसका नियंत्रण स्थापित किया गया, किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर, कि भाई आप हमें जानकारी दोगे, आप हमें रिपोर्ट करोगे। तो ये सारी चीज़ें जो थी उसका किया गया। फिर इस एक्ट के बाद पहली बार कंपनी के जो राजनीतिक काम थे और प्रशासनिक काम थे उन कार्यों को मान्यता दी गई ब्रिटिश संसद के द्वारा कि आप जो कर रहे हो वो ठीक है। अब इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की भारत के अंदर नींव पड़ी, क्योंकि इससे पहले तक कोई केंद्रीय प्रशासन की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि राजतंत्र था और राजतंत्र के अंदर चीज़ें अलग तरीके से हुई थी। यहाँ पर अब जो आया है वो एक औपनिवेशिक शासन है और इसमें केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी, क्योंकि एक सेंटर बन गया और उस समय जो सेंटर बना था वो बंगाल बना था। तो एक सेंटर गवर्नमेंट की या सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन की उस समय नींव पड़ी थी। साथ में बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। क्या हुआ था उस समय के अंदर 3 प्रेसिडेंसी थी, या 3 राज्य समझ लीजिए आप, राज्य थे। एक था बंगाल, एक मद्रास और एक बॉम्बे। तो ये
3 स्टेट थे, 3 प्रदेश थे और 3 प्रेसिडेंसी जो भी कहा जाए ये थी। तो इनके तीनों के अलग अलग गवर्नर होते थे और ये तीनों गवर्नर अलग अलग हुआ करते थे। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या कर दिया गया कि जो अब बंगाल का गवर्नर होगा उसका पदनाम चेंज करके बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उन दोनों मद्रास के और बंबई के गवर्नर जनरल के ऊपर उसे कर दिया गया कि अब ये बड़ा कौन है, बंगाल का गवर्नर, और उसके अधीन कौन है, मद्रास का गवर्नर जनरल और बॉम्बे का गवर्नर जनरल। तो इस तरह से जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने वो बने वॉरेन हेस्टिंग और ये बन गए बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। जबकि जो बंगाल के पहले गवर्नर थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे। जो क्लाइव महोदय थे, रॉबर्ट क्लाइव, वो बंगाल के पहले गवर्नर थे और गवर्नर जनरल, और ये गवर्नर जनरल अभी बंगाल का गवर्नर जनरल है, भारत का गवर्नर जनरल नहीं है। चलिए, और क्या किया गया, 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अंदर 3 जो एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे, इस तरह से 3 सदस्यों का एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया कलकत्ता में। कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। होता क्या था, उस समय जो कंपनी के कर्मचारी होते थे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा सैलरी कमा पाने वाले ये लोग होते थे। उस समय अगर कोई यहाँ 10 जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें 10 साल काम कर ले तो वो अरबपति बन के इंग्लैंड वापस जाता था, क्योंकि वो अपनी कंपनी जो अपने काम के साथ साथ जो सैलरी मिलती थी उसके अलावा व्यापार भी कर सकते थे। लेकिन इस एक्ट के तहत क्या कर दिया गया, उनको भैया कि अब आपको भी व्यापार करना है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिना लाइसेंस के अब कंपनी के कर्मचारी भी व्यापार नहीं कर सकते। दूसरा जो किया गया कि शासन की समस्त सैनिक और सिविल शक्तियों को गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्यीय परिषद को सौंप दिया गया। मतलब अब जो शासन प्रशासन होना था उसकी जितनी भी शक्तियां थी, चाहे वो सैनिक शक्ति हो चाहे वो सिविल शक्ति हो, सारी की सारी भारत के लिए जो थी वो गवर्नर जनरल को सौंप दी गई कि गवर्नर जनरल महोदय ही भारत के अंदर सारी चीज़ों को देखेंगे। और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्य की परिषद बनाई गई, वो गवर्नर जनरल को असिस्ट करती थी, उसके कामों में उसे सहयोग करती थी। तो ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स महोदय भारत जो इंग्लैंड के जब प्रधानमंत्री बने तो उनके द्वारा ये एक्ट लाया गया, इसलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। ये लाया गया था 1784 के अंदर। देखिए, इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग किया गया, क्योंकि कंपनी जो है एक तो व्यापार तो कर रही भारत के अंदर, दूसरा राजनीतिक काम भी कर रही, क्योंकि उसने भारत के बहुत बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया है, तो वहाँ के राजनीतिक कामों को भी देख रही है। तो क्या किया गया कि भाई अब आपके राजनीतिक काम अलग होंगे और व्यापारिक काम अलग होंगे। और किस तरह से किया गया कि व्यापारिक क्रियाकलापों के लिए कि जो आप व्यापारिक क्रियाकलाप करेंगे उनको कंपनी के निदेशकों को आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब जो कंपनी बनाई है, कंपनी जो बनाती है, उनका एक निदेशक मंडल जो होता है, एक निदेशक मंडल होता है जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है, तो वो होता है, तो वही उनको आप देखेंगे, उनको आप रिपोर्ट करेंगे। जबकि जो राजनीतिक क्रियाकलाप होंगे उनके नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए ये जो होंगे, ये नियंत्रण मंडल बोर्ड या नियंत्रण मंडल या बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। एक तो था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये क्यों बनाया गया कि भाई आप व्यापारिक काम कौन देखेगा, बोले आप कंपनी के डायरेक्टर, क्योंकि कंपनी आपने बनाई है, आप व्यापार करने के लिए आप व्यापारिक काम देखें, लेकिन राजनीतिक काम आप नहीं देखोगे, राजनीतिक काम सरकार देखेगी। तो सरकार ने क्या बना दिया, एक नियंत्रक मंडल बना दिया या बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की, और जिसके सदस्यों की जो नियुक्ति होती थी वो कौन करता था, ब्रिटिश सम्राट करता था। और अल्टीमेटली ब्रिटिश सम्राट के पास इंग्लैंड के अंदर कोई अधिकार नहीं है, सारे अधिकार संसद के पास है। जिस तरह से भारत में राष्ट्रपति के नाम से सारे काम होते हैं, उसी तरह से ब्रिटेन में ब्रिटिश सम्राट के द्वारा के नाम से सारे काम होते हैं, करती संसद ही है। तो ब्रिटिश सम्राट द्वारा इनकी नियुक्ति की जानी थी। तो एक तरह से अब एक 2 पैरेलल बॉडी बन गई, एक व्यापारिक कामों के लिए अलग बॉडी को यहाँ के लोगों को या फिर जो कंपनी थी उसको रिपोर्ट करना है, और राजनीतिक मामलों के लिए अलग बॉडी को रिपोर्ट करना है। गवर्नर जनरल की जो परिषद में थी उसमें पिछले उसमें के अंदर 4 सदस्य थे, लेकिन इसमें कम करके कर दिए गए 3 सदस्य, एक सदस्य को अब हटा दिया गया। तो इस तरह से गवर्नर जनरल और उसके 3 सदस्य, यही भारत के अंदर समझ लीजिए उस समय यही कार्यपालिका थी और यही व्यवस्थापिका थी। इन्हीं का काम भारत के लिए कानून बनाना था और इन्हीं का काम भारत के लिए कानून बनाए गए कानून को लागू करना था। तो यहाँ से बिल्कुल बेसिक शुरुआत होती है। भारत के कंपनी अधिकृत क्षेत्रों को पहली बार नया नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश। ये प्रदेश नहीं है, प्रदेश है। ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश, ये नाम दिया गया कंपनी के, जो कंपनी ने भारत के अंदर जिन जगहों को जीता था उनको और जिन पर कब्जा था।
भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई, क्योंकि भारत के अंदर रहते थे, वो रिश्वत लेते थे, इस तरह की सारी चीज़ें करते थे, तो उनको समाप्त करने के लिए एक कोर्ट की स्थापना की गई। लेकिन ये कोर्ट इंग्लैंड में था, मतलब भारत के अंदर कोई गलती कर रहा है अंग्रेज अधिकारी तो उस पर कोर्ट जो केस चलेगा वो इंग्लैंड के अंदर चलता था। फिर गवर्नर जनरल को जो था प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दे दिया गया कि गवर्नर जनरल चाहे तो जो प्रांत की सरकारें हैं, चाहे वो मद्रास की हो चाहे बॉम्बे की हो, तो इन सरकारों को बर्खास्त कर सकता था कौन? गवर्नर जनरल। 1786 का अधिनियम, देखिए इसके बाद आता है 1786, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें व्यवस्था क्या की गई है कि विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार दिया गया और गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की भी सारी शक्तियां प्रदान की गई। ये एक इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इससे पहले तक जो सारे निर्णय लेते थे वो परिषद मिलकर लेती थी, परिषद बहुमत से निर्णय करती थी। लेकिन इसमें क्या कर दिया गया कि गवर्नर जनरल को यदि उचित लगे विशेष परिस्थितियों के अंदर तो गवर्नर जनरल परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता है और अपना निर्णय लागू कर सकता है। साथ में जो प्रधान सेनापति जो होता है उसकी भी सारी शक्तियां गवर्नर जनरल को ही दे दी गई कि आप ही भारत के प्रधान सेनापति हो। जिस तरह से भारत में जो प्रधान सेनापति वर्तमान में होते हैं राष्ट्रपति होते हैं, उसी तरह से प्रधान सेनापति जो बना दिया गया गवर्नर जनरल को बना दिया गया। बात करते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। देखिए 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा अब यहाँ से हर 20 साल के बाद एक एक्ट आना चालू हो गया है। 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि जो नियंत्रक मंडल था यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उसके सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। इससे पहले तक जो उन्हें वेतन दिया जा रहा था वो इंग्लैंड के राजकोष से वेतन दिया जा रहा था, लेकिन अब किससे दिया जाने लगा? भारत के राजस्व से उनको वेतन दिए जाने का काम किया गया। अगला किया गया, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव पड़ी और सभी कानून और नियमों की व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। तो इस तरह से जो लिखित विधियां थी, कानून बनाने का जो शुरुआत की गई वो यहाँ से पड़ी और प्रशासन जो था कानून बना के सारी चीज़ें करता था। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो ज़्यादा पूछा जाता है वो ऊपर वाला पॉइंट ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर 20 साल बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। देखिए कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अभी तक क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वही केवल भारत और पूर्व के देशों के साथ व्यापार कर सकती थी। इंग्लैंड की कोई और कंपनी भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी। लेकिन इससे वहां के जो दूसरी कंपनियां था, क्योंकि वो देखते थे कि इनने इतनी प्रगति कर ली इतने समय में, तो वो जले भुने हुए थे। लगातार उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि भाई इस पर आप नियंत्रण कीजिए, हमें भी मौका दीजिए ब्रिटेन की भारत के ऊपर भारत के साथ व्यापार करने का, पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का। तो धीरे धीरे करके कंपनी का जब शासन स्टार्ट हुआ और 1813 तक आके फिर कंपनी के व्यापारिक के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसने बहुत बुरी तरह से इफेक्ट किया भारत की आर्थिक व्यवस्था को। जब हम इतिहास पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस फैसले के द्वारा भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी उसकी कमर तोड़ दी, क्योंकि अभी तक जो भारत था चीज़ों को, और 1813 के आसपास ही कंपनी के अंदर जो इंग्लैंड के अंदर है औद्योगिक क्रांति होती है और औद्योगिक क्रांति से वहाँ फैक्ट्रियाँ वगैरह लगती है। तो फिर जो भारत निर्यातक देश था, जो वस्तुओं बना के निर्यात करता था, अब यहाँ से कच्चा माल निर्यात करने लगा। तो वो सारी की सारी पूरी के एक पैरेलल चलती है कि किस तरह से उन्होंने अपना यूज़ किया, उसको हम समझेंगे। तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन ये 1 2 3 नहीं, चीन है, चीन के साथ और चाय का व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। जो कंपनी थी उसका चीन के साथ और चाय के साथ, मतलब चाइना का जो पूरा व्यापार था उसके ऊपर एकाधिकार बना रहा और भारत के साथ जो चाय का व्यापार था उसके ऊपर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। बाकी सब चीज़ों से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रबंध उस समय प्रारंभ किया गया। साथ में जो मशीनरी थे, ईसाई मशीनरी को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुज्ञा दे दी कि मतलब जो ईसाई लोग थे वो भारत में आ सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तो ये जो 1813 का अधिनियम था उसमें किया गया। अब 20 साल बाद आता है 1833 का चार्टर अधिनियम और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 1833 का चार्टर अधिनियम। देखिए इसमें क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अभी तक बंगाल, देखो सबसे पहले बंगाल का गवर्नर आया रॉबर्ट क्लाइव, फिर 1773 में उस गवर्नर का पदनाम चेंज करके कर दिया गवर्नर जनरल। तो वारेन हेस्टिंग्स जो थे भारत के पहले, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल है, लेकिन अब बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके कर दिया भारत का गवर्नर जनरल। तो अब जो था ये भारत के गवर्नर जनरल बन गए। तो पहले जो गवर्नर जनरल बने भारत के वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे।
क्योंकि गवर्नर जनरल बंगाल का गवर्नर जनरल पर समाप्त कर दिया गया, उनको बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। तो अंतिम बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। साथ में क्या किया गया, शासन को पूरी तरह से केंद्रीकृत कर दिया गया। कैसे केंद्रीकृत किया गया कि बम्बई और मद्रास की परिषद जो थी, जो सरकारें थीं, उनको कानून बनाने की शक्तियां प्राप्त थी, उन शक्तियों को वापस ले लिया गया। अब जो मुंबई और मद्रास था, उनकी को विधि निर्माण करने की शक्तियां नहीं थी, वो अपने लिए कानून नहीं बना सकते थे। उनको कानून बनाने के लिए उनका कानून बनाता था जो गवर्नर जनरल, उसकी परिषद ही उनके लिए कानून बनाती थी। सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को अब शामिल किया गया। देखिए 1773 में 4 सदस्य बनाए गए, 84 में 1 कम करके 3 कर दिया गया। अब 1833 में फिर एक और सदस्य बनाया गया और वो बनाया गया विधि सदस्य। और उस समय जो विधि सदस्य बने थे, लॉर्ड मैकाले बने थे उस समय विधि सदस्य। नीचे सभी व्यापारिक एकाधिकार जो कंपनी के थे, सभी व्यापारिक एकाधिकार उनको समाप्त कर दिया गया। अब चाय और चाइना के साथ का जो व्यापार था उसको भी समाप्त कर दिया गया। मतलब अब कंपनी पूरी तरह से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया, व्यापार नहीं समाप्त किया गया। फिर से ध्यान दीजिए, व्यापारिक एकाधिकार का मतलब होता है अब सिर्फ कंपनी ही व्यापार नहीं करेगी, दूसरी कंपनियां भी आकर भारत में व्यापार कर सकती हैं। कंपनी को अब केवल क्या था, प्रशासनिक और राजनीतिक दायित्व सौंपे गए कि आप प्रशासनिक काम देखिए, राजनीतिक काम देखिए, व्यापार तो कर सकते हैं लेकिन एकाधिकार अब आपका व्यापार के ऊपर नहीं है। भारत के अंदर दास प्रथा को विधि विरुद्ध यानी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया कि भारत के अंदर दास प्रथा मान्य नहीं होगी। इस तरह से, लेकिन इसका जो उन्मूलन किया गया वो 1843 में इसका उन्मूलन किया गया। यहाँ 1833 में गैर कानूनी घोषित किया और उन्मूलन 1843 में किया। कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए अब किसी भी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल, वंश या रंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराए जाने का उपबंध किया गया। मतलब अब कंपनी के अधीन कोई अगर पद लेना चाहता है, कंपनी में कोई कर्मचारी बनना चाहता है, तो उसको इस आधार पर कि व्यक्ति का धर्म क्या है, जन्म स्थान क्या है, मूल वंश क्या है, इस आधार पर उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। ये व्यवस्था की गई। अब बात करते हैं 1843 का चार्टर अधिनियम, और ये कंपनी का भारत में रहते हुए अंतिम अधिनियम था, क्योंकि इसके बाद 1857 की क्रांति होती है और 1857 की क्रांति के बाद भारत के अंदर ताज का शासन या जो ब्रिटिश क्राउन था उसका शासन आ जाता है और ब्रिटिश जो कंपनी का शासन था वो समाप्त हो जाता है। देखिए 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत क्या किया गया, इस अधिनियम द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। देखिए 2 तरह के कार्य होते हैं, एक होते हैं विधायी कार्य। विधायी कार्य मतलब जो कानून वगैरह बनाने के काम होते हैं वो विधायी कार्य कहलाते हैं, जबकि प्रशासनिक काम जो होते हैं डेली रूटीन के जो ऑफिशियल वर्क होते हैं, चाहे वो किसी कानून को लागू करवाना हो या कोई चीज़ करवानी हो, तो वो जो काम होते हैं वो प्रशासनिक काम होते हैं। तो विधायी मतलब कानून निर्माण के काम अलग कर दिए गए और प्रशासनिक कार्य अलग कर दिए गए। विधि निर्माण हेतु अब एक संस्था बनती है भारत के अंदर, विधि निर्माण यानी कानून बनाने के लिए भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। अब कार्यपालिका से विधायिका को अलग कर दिया गया। अभी तक होता क्या था कि जो गवर्नर जनरल था और उसके 3-4 सदस्य थे वही भारत के लिए कानून बनाते थे और वही लागू करवाते थे, लेकिन अब इसमें अलग व्यवस्था कर दी गई कि भाई कानून बनाने का काम ये लोग करेंगे, 12 सदस्य की टीम कानून बनाने का काम करेगी और जो लागू करवाने का काम था वो जो गवर्नर जनरल होता था उसकी टीम करेगी। बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए, क्योंकि अब जो अभी भारत का गवर्नर जनरल ही बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, तो उसके पास कामों की बहुत बड़ी संख्या थी, बहुत ज़्यादा काम वर्कलोड था, तो उसके क्या किया गया कि बंगाल के जो प्रशासनिक कार्य थे उनके लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्ति किया गया, उपराज्यपाल की नियुक्ति कर दी गई बंगाल के लिए कि भाई बंगाल का काम अब ये देखिए, जो भारत का गवर्नर जनरल होगा बंगाल का नहीं देखेगा, पूरे भारत का काम देखेगा। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्णकालिक सदस्य बना दिया गया। इससे पहले सदस्य तो बनाया गया था लेकिन वो पूर्णकालिक सदस्य नहीं था, तत्कालिक सदस्य था, कुछ समय के लिए था, लेकिन अब उसे कह दिया भाई अब आप पूर्णकालिक सदस्य बना दिए गए हो। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार बनाया गया। मतलब अब पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा जो ICS की परीक्षा थी, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं का आयोजन किया गया कि अब नामजदगी, मतलब पहले क्या होता था कि जो नामजदगी कर देते थे, मतलब उसकी सिफारिश कर देते कि भाई ठीक है ये अच्छा लड़का है, इसको नौकरी में ले लो, लेकिन अब कि भाई आपको प्रतियोगिता परीक्षा से गुजरना होगा, उसके बाद ही आप नौकरी पाओगे, तो इस तरह की व्यवस्था की गई। ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार दे दिया गया। क्या ब्रिटिश संसद जब चाहे तब कंपनी के शासन को समाप्त कर सकती है। साथ में निदेशक मंडल जो था
उसके सदस्यों की संख्या 24 से कम करके 18 कर दी गई। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, क्योंकि अभी भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल अलग चल रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग चल रहा है, तो जो निदेशक मंडल था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, उनकी संख्या कम कर दी गई, 24 से कम करके 18 कर दी गई। तो ये था 1853 का चार्टर अधिनियम। उसके बाद हो जाती है 1857 की क्रांति और भारत के अंदर आ जाता है ब्रिटिश क्राउन का शासन। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से जो 1858 का पहला भारत शासन अधिनियम आया या भारत परिषद अधिनियम आया, उसके बाद किस तरह से चीज़ें चेंज हुई और क्या क्या हुआ। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और मैं यहाँ पर और बहुत सारे वीडियो जो हैं आपके लिए 4 वीडियो डाले देता हूँ, आप इन वीडियोस को देखिए। तब तक हम बनाते हैं आपके लिए इसी तरह के और शानदार और उपयोगी वीडियोस। हमारी बात को हम करेंगे यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।